नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर हमने कुछ तेजी वापस यहां पर लौटते हुए देखी है। इन एनी केस $2500 प्रति आउंस के आसपास के लेवल्स यहां पर होल्ड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म जो फोरकास्ट हैं वो अभी भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है, लेकिन नियर टर्म वॉलेटिलिटी यहां पर जारी है। यहां पर कैसे होने चाहिए ट्रेड्स बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे नेचुरल गैस प्राइसेस की, जहां पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। इस साल में अगर अब तक की बात की जाए तो हमने नेगेटिव यहां पर व्यूज आते हुए देखे हैं। यहां पर क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पर भी करेंगे चर्चा। और साथ ही बात करेंगे बासमती चावल के उत्पादन की, जहां पर नंबर्स इस बार काफ़ी स्ट्रांग होते हुए नजर आए हैं। बाजार अभी भी इंतजार कर रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ और क्लैरिटी आए और कुछ रिस्ट्रिक्शंस ईज हो। वो कब होती हुई नजर आएंगी, उस पर भी लेंगे एनालिसिस। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर महेंद्र लूनिया, पेस 360 के को फाउंडर अमित गोयल एंड प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। ब्रेक के बाद हम करेंगे बात चावल पे। हमारे साथ होंगे चमनलाल सेतिया के CMD विजय सेतिया। लेकिन पहला सेंस यहाँ पर गोल्ड का काफ़ी सारा बाजार में एज ऑफ नाउ डेटा है। इसी हफ्ते की अगर बात की जाए तो US का CPI यानी कि इन्फ्लेशन डेटा वेंसडे को है और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नंबर्स वो थर्सडे को हैं, और उससे पहले थोड़ी सी चॉपीनेस यहाँ पर बाजार में है। अमित हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में हैं। अमित, बहुत शुक्रिया बॉम्बे आने के लिए, स्टूडियोज़ में आने के लिए। कैसे देखते हैं आप ग्लोबल पिक्चर एज ऑफ नाउ, और जिस तरह से गोल्ड की मूवमेंट है कैसे एनालाइज किया है आपने? देखिए मनीषा, एक तो मैं काफ़ी क्लियर हूँ कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड अभी भी जो है बहुत बुलिश एसेट क्लास है, और मेरा ऐसा मानना है कि हमें आने वाले 3 सालों में हमें $3,500 to $4,000 पर आउंस का प्राइस जो है वो हमें डॉलर टर्म्स में मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो ट्रैजेक्टरी है वो बहुत पॉजिटिव है, फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी। क्योंकि आपको मालूम है कि एक प्रॉबली एक जो अप साइकिल थी पूरे वर्ल्ड में और पर्टिकुलरली US में, वो अब धीरे धीरे कुछ स्टैग्नेशन पॉइंट, कुछ प्लेटोइंग पे आ रही है। और आने वाले टाइम में जो है हम इंटरेस्ट रेट कट्स भी देखेंगे US में। वर्ल्ड में दोबारा से जो है वो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, और आने वाले टाइम में एक स्लो डाउन भी दिख रहा है। और ये सारे जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गोल्ड के फेवर में हैं। मगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म हो सकता है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट ना कर पाए, और उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैं बात करना चाहूँगा। एक तो जो है ऑलरेडी 7 रेट कट्स बाय मार्च मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि 7 रेट कट्स आने उतने आसान नहीं है बाय मार्च। तो ये हो सकता है कि वो एक्चुअल रेट कट्स जो हैं 7 ना आए, हो सकता है 4 ही आए या 5 ही आए। तो मार्केट में बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो अभी वो कुछ ही महीने पहले 106, 107 का लेवल था, और अभी वो 101.60, 101.70 के जोन में चल रहा है। तो वो ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। मुझे डॉलर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा अभी डाउनसाइड नहीं दिखता है। तीसरा एक फैक्टर जो कि गोल्ड के साथ एक एसेट क्लास कोरिलेटेड रही है हिस्टोरिकली, दैट इज़ जापानीज़ येन। जापानीज़ येन जो है वो 161 से 142 के करीब तक ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स ऑलरेडी करंट गोल्ड प्राइस में जो हैं वो डिस्काउंटेड हैं। उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक्स ने जो बाइंग की है फर्स्ट हाफ में, वो काफ़ी अच्छी बाइंग की है, आई एग्री। मगर अगर आप देखें तो चाइना ने जो है पिछले 3-4 महीने से बिल्कुल भी चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने गोल्ड में बाइंग नहीं की है। सो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में कुछ रिस्क ऑफ वेव्स बन सकती हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जिसके वजह से हो सकता है डॉलर इंडेक्स बढ़े। और अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो ये हो सकता है कि गोल्ड जो है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। तो मैक्रो कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं फॉर लॉन्ग टर्म, मगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज रहना चाहिए। डाउनसाइड ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही डाउनसाइड होएगा तो चाइनीज़ सेंट्रल बैंक जो है वो खरीदना शुरू कर देगा, और जैसे ही चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने खरीदा वो अपने आप ही जो है 2-3% वहाँ से बढ़ जाएगा। सो आई थिंक इट्स इन अ स्वीट स्पॉट। डाउनसाइड is not much, but probably कुछ टाइम तक साइडवेज रह सकता है। ऑलराइट, आपने 34-3500 यहाँ पर टारगेट्स दिए। ऑफ कोर्स बहुत दूर हैं हम वहाँ से, लेकिन क्या टाइम फ्रेम है? आपको लगता है अगले 2-3 साल भी इसी तरह की तेजी रह सकती है? जी, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड का जो एक्चुअली जो गोल्डन पीरियड सो टू से जो आएगा, वो मुझे लगता है कि 2025 से लेके 2026 के बीच में वो एक मुझे गोल्डन पीरियड दिख रहा है। क्योंकि मुझे एक तो फेड के बहुत रेट कट्स दिख रहे हैं, नॉट नेसेसरली इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स जो मार्केट सोच रही है, बट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स US में जो हैं वो वापस 2 और 2.5% के रेंज में आ जाएंगे 2 साल में। तो विद
दिस विल बी अ वेरी बुलिश फैक्टर फॉर गोल्ड। और उसके अलावा मुझे यूएस में एक रिसेशन भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लग रही है नेक्स्ट ईयर। तो मेरा ऐसा ख्याल है 2025 के सेकेंड हाफ से लेके 2026 तक एक बहुत बड़ा अप मूव आ सकता है, क्योंकि तब तक गोल्ड कुछ कंसोलिडेट भी कर चुका होगा। और वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद हो सकता है 2026 और 27 के बीच में अगर ये प्राइस 3500 आ जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। और अगर 2027-28 तक की बात करूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली 4 से लेके $4,500 पर आउंस की है। ऑलराइट, लेकिन आपने कहा एक नियर टर्म में उठापटक जारी रह सकती है, तो कहाँ पर नियर टर्म सपोर्ट्स बनता हुआ देखते हैं? मुझे लगता है अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें मनीषा, तो प्रॉबली 2400 अब एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है गोल्ड की। अभी जैसा कि हमें सबको मालूम है कि 2500 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो मुझे यहाँ से जो है वो 3-4% से ज़्यादा का डाउनसाइड नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि चाइनीज़ सेंट्रल बैंक जैसे ही 2400 के नीचे जाएगा, दे हैव वेटेड लॉन्ग इनफ, वो मुझे लगता है दोबारा से बाइंग करने लगेंगे। और बाकी जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स हैं लाइक इंडिया और भी कई इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, टर्की हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, ये कज़ाकिस्तान हो गया, आई थिंक वो धीरे धीरे करके जो है वो बाय करते रहेंगे। सो मेरा ऐसा मानना है कि अभी आप एक साइडवेज रेंज डिफाइन कर सकते हैं। 2400 के मुझको नीचे नहीं दिखता है, और शॉर्ट टर्म में मुझको जो है वो 2550 के ऊपर नहीं दिखता है। इस पीरियड में अगर इसने अगले कुछ महीने अगर इस रेंज में कंसोलिडेट कर लिया तो आप ये मान के चलिएगा कि ये अगले ब्रेकआउट के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार है। ऑलराइट, तो सोना आप अगले ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर तैयार है, और बहुत लंबे लॉन्ग और ऑल टाइम हाई यहाँ पर ऑफ कोर्स फोरकास्ट भी अमित जी ने यहाँ पर की है। लेकिन इस फेस्टिवल सीजन में किस तरह की खरीदारी है, उसके लिए महेंद्र जी से पूछ लेते हैं। महेंद्र जी, डिजिटल गोल्ड में खरीदारी है, ऑनलाइन गोल्ड लिया जा रहा है, ज्वेलरी में अच्छी खासी बाइंग है जो हमें यहाँ पर ज्वेलर्स बताते हैं। अब क्योंकि सितंबर के मिड में हैं हम, गणपति शुरू हो चुका है, ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर है, किस तरह के नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं इंडियन बाइंग के लिहाज से? मनीषा जी, अगर आप देखो कि ये फेस्टिवल सीजन चालू है, और फेस्टिवल सीजन में क्योंकि गोल्ड के रेट काफी यानी कि 5 से 6 हजार से कम आ चुके हैं, तो लोगों का एक माइंडसेट अच्छा हुआ है कि खरीदारी करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव व्यू से भी होता है, लेकिन घर में आगे के जो 2-4 महीनों बाद जो शादियों का मौसम भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी कहीं ना कहीं आज से शुरू हो चुकी है। तो हमारे काफी सारे ज्वेलर्स भाई जो है वो ये हमें बताते हैं कंटिन्यूअसली कि उनके पास कंटिन्यूअसली बुकिंग चल रहा है, और बुकिंग में बहुत अच्छी डिमांड गहनों के लिए आ रही है। जैसे अमित जी अभी बता रहे थे कि ये जो रेट कम रहेगा, ये टीन्योर अराउंड 1 से 1.5-2 महीने का रहेगा, तो इस 1.5 से 2 महीनों में बहुत ही बढ़िया अभी खरीदारी होने की भी संभावना दिख रही है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है, लोगों की चाहत गोल्ड खरीदने की बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट भी है, और कहीं ना कहीं उनकी डिमांड अपने घर में भी है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे असर डाल रही है कि सोने के भाव घटने के कारण खरीदारी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है। महेंद्र जी, आप हमेशा यहाँ पर चैंपियन रहे हैं जहाँ तक डिजिटल गोल्ड की बात आती है, तो किस तरह के नंबर्स वहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह की गोल्ड मूवमेंट है, और जैसे आपने कहा, अमित जी ने जैसे कहा कि यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी, तो ज्वेलरी बाइंग अपनी जगह है, लेकिन आप कहेंगे डिजिटल इन्वेस्टमेंट गोल्ड बाइंग एक और है चीज जो काफी स्ट्रांगली पिक कर रही है। बहुत ही अभी लोगों का प्रोस्पेक्टिव गहनों की जगह से बदलकर अभी डिजिटल गोल्ड में बढ़ रहा है, और इसके लिए मैं आपके साथ ही सभी के सभी यानी कि मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये जरूरी भी है। देखिए, फिजिकल गोल्ड लेकर आपके तिजोरी में पड़ा रहेगा, और जो कारोबारी है उनका प्रॉफिट बनता है अगर खरीदारी बनती है, यानी कि पहले के गहने वापिस आते हैं, उसे नए सिरे से बनाए जाते हैं, तो वहां पर उनके धंधे बढ़ जाते हैं। और इसके लिए लोगों का माइंडसेट बदलने का काम आप जैसी मीडिया ने किया है, जिसके कारण डिजिटल गोल्ड में लोगों का यानी कि ध्यान बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है। हम अगर ये बात करें ना हमारे बिजनेस की, तो हमें ये पता चल रहा है कि हर साल हम 3 से 4 गुना बढ़ रहे हैं, और एक अच्छा ट्रेंड आ रहा है जहाँ पर गोल्ड लोग फिजिकल में अगर गहने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो जाना भी चाहिए, क्योंकि वहां पर तो उनकी लोगों की एक मंशा हो जाती है। तो वहां पर लोगों का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जब आता है तो वो लोग ऑटोमेटिकली डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये हमने देखा है ट्रेंड कई सालों से, यानी कि 2-4 सालों से तो हमने ये इसे बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए देखा। फेयर पॉइंट दैट।
तो क्लियरली सोने में डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है, फिर चाहे वो ज्वेलरी की हो या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तौर से हो, और नंबर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के हिसाब से बनते हुए नजर भी आए हैं। और जहाँ तक प्राइसेस की बात है, अमित हमें बता ही रहे हैं कि यहाँ से तेज़ी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 2024, 25, 26, 27 तक अमित ने आपको बताया है कि किस तरह की वहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। माफ़ कीजिए महेंद्र जी, आपका भी साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो ऑफकोर्स बात यहाँ पर करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, राइस के ऊपर भी यहाँ पर करेंगे चर्चा। दिनेश सोमानी जी हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आप सोने पर वो पूरा कॉन्वर्सेशन तो सुन ही रहे थे, आपकी सेंस भारतीय बाजारों में अब प्राइसेस को लेकर क्या है? मैंने तो इतने बड़े टारगेट सोचा ही नहीं था, जो टारगेट की बात आ रही है 25, 26, 27 तक, लेकिन खैर अगर आता है तो अच्छी बात है। मेरे समझ से अभी जो है, जैसे उन्होंने कहा कि रेंज बाउंड एक्टिविटी है, तो बिल्कुल सही बात है। नीचे में ये 70-900 जाता है, ऊपर में 72-300 जाता है, तो यह दायरा करीब करीब 20 दिन से यह मेंटेन कर रहा है। अभी दोबारा अगर ये अपसाइड जाता है तो मुझे लगता है कि फिर एक बार 72-272-100 के आसपास इसमें सेलिंग आएगी। डाउन साइड अगर के 71-600 आता है तो आई थिंक इंट्राडे के हिसाब से बाय किया जा सकता है। दोबारा 72,000 की टारगेट और 71,400 का इंट्राडे का सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अनलेस एंड अनटिल रेट कट की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, या 50 बेसिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कि 60%, 70% हो जाती है, तो मुझे लगता है इसमें तब एक विस्फोटक मूव आ सकता है। हाल फिलहाल 70-900, 72-300 की रेंज मेंटेन रह सकती है। साथ ही साथ चांदी के प्राइसेस कैसे देखेंगे आप दिनेश जी? सिल्वर मुझे गोल्ड के मुकाबले पहले से ही कमजोर लगती है। मुझे लगता है 84,450 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर जाती है, इसमें खरीदारी नहीं करना चाहिए। मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है कि करीब करीब 84,000 के आसपास इसको सेल किया जा सकता है। 83,200 डाउन साइड और 84,450 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके इंट्राडे बेसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार नीचे आना चाहिए। साथ ही दिनेश जी, अगर मेटल्स पे एक नज़र डालें तो जहां पर हमने गिरावट के साथ कारोबार देखा है, एक्चुअली अगर इस साल की बात की जाए तो ऑब्वियसली कॉपर 3-4% ऊपर है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 4% ऊपर है, टिन में ऑफकोर्स 22% की तेजी आते हुए नजर आई है। बाकी काफ़ी हद तक मेटल्स में यहाँ पर YTD के हिसाब से हमने लॉसेज आते हुए देखे हैं। अब जिस तरह की स्थिति है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, यूएस की फेड मीटिंग भी है, इन सबसे पहले मेटल्स एज अ सेक्टर को कैसे देखेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा जो कंसर्न है चाइनीज इकोनॉमी है, जहां पर कोई संकेत नहीं आ रहा है कि इसमें कोई बढ़ने की संभावना लगती है। अगर चाइना में कैसे रिवाइवल बनता है तो मुझे लगता है तभी बेस मेटल्स में एक बड़ा मूव संभव है। हाल फिलहाल तो मुझे लगता है कि अभी ये 797 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है कॉपर के हद तक के, और डाउन साइड जो है 783 का ये सपोर्ट है। तो मुझे लगता है यह दायरा जब तक है इसमें रिबाउंड रहेगा, 797 के ऊपर ये निकले तो मुझे लगता है कि 810, 817 के लेवल्स हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड अभी अगर इमीडिएट मैं कहूं तो 787, 783 की सपोर्ट है। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर 790 के आसपास आता है तो इसमें एक बार खरीदारी की जा सकती है इंट्राडे के बेसिस। साथ ही साथ एग्रो में क्या देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स चावल पे अभी हम बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या कहां पर होनी चाहिए नजर? क्वेश्चन नहीं समझा मैडम, किसमें? एग्रीकल्चर स्पेस में क्या देखना चाहेंगे आप? मुझे कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के ये बड़े स्ट्रॉन्ग काउंटर लगते हैं। खास करके दिसंबर का जो कॉटन सीड ऑयल के ये 3,000 के लेवल के ऊपर बढ़िया सस्टेन कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर सोइंग भी काफी कम है, और जो बरसातें हुई है उससे यील्ड लॉसेस भी काफी उभर कर आएगी। तो कॉटन सीड ऑयल के आई थिंक 3,000 अराउंड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 3070 के लेवल्स अपसाइड 1 या 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। 2965 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वहीं अगर एनसीडेक्स कपास की मैं बात करूं तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर 1615, 1620 के आसपास बाय किया जा सकता है। 1650 की टारगेट, और आई थिंक 1590 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, बात हुई यहाँ पर एग्रीकल्चर की, लेकिन बात अब यहाँ पर चावल की करेंगे। और इस साल इंडस्ट्री बासमती का उत्पादन 15 से 20% बढ़ने की उम्मीद कर रही है। क्लियरली काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं यहाँ पर चावल को लेकर, क्योंकि पारबॉइल से लेकर और वाइट राइस एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन सरकार इसको हटाने की बातचीत भी कर रही है। इस बार की जो फसल है वो भी बेहतरीन है। सरकार से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस में कब तक कटौती की उम्मीद है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चमनलाल सेतिया के CMD विजय सेतिया। विजय जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और क्लियरली चावल को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट है, आपकी भी काफी सारी कॉन्वर्सेशंस हुई होंगी, एक्सपोर्ट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस खोलने की बात है, फसल इस बार अच्छी है, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल राइस इकोनॉमिक्स को? ऐसा है कि किसान को पिछले साल जितने अच्छे रेट राइस इंडस्ट्री ने दिए उससे एरिया अंडर बासमती पिछले साल से बढ़ गया है। किसान अपनी इकोनॉमिक्स देखता है, लेकिन पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इंडस्ट्री के पास
अभी भी 10-15% हाथ में है। और जो इंडिया में फसल है उसमें 50% 1509 की हिस्सेदारी है। और इसकी फसल जो आनी शुरू हुई और अभी इसका रेट 22 से 26 रुपए के बीच में किसानों को मिल रहा है, जिससे उनको निराशा हो रही है कि ये क्या हुआ, जिस चीज का पिछले साल 3500 रेट था इस बार कम मिल रहा है। तो गवर्नमेंट की जो इसमें पॉलिसी है वो एक बैरियर बनी हुई है। बम्पर क्रॉप के लिए हमें अपने बायर्स को, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देना पड़ता है कि उनको मार्केट में उससे डिमांड बन जाए। अगर हम डिमांड पैदा कर लेंगे तो वो तभी पॉसिबल है कि अगर हर तरह के बैरियर हम खत्म कर दें। और गवर्नमेंट की जो चिंता थी कि नॉन बासमती का एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे तो गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली कंट्रोल भी कर लिया और स्टॉक्स भी गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा है, गोदामों में रखने की जगह नहीं है। और दूसरा है कि जितना भी आप स्टॉक बढ़ाते जाते हो तो उसमें रखने की लागत बढ़ती है और क्वालिटी घटती है, तो गवर्नमेंट को उसका भी फिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि राइस फ्रंट पे गवर्नमेंट बहुत कंफर्टेबल है और आने वाले समय में और भी कंफर्टेबल रहेगी। और इसलिए जो भी इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल पे वो सारी विड्रॉ होने का समय आ चुका है। बासमती का इन्फ्लेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये आपके इन्फ्लेशन इंडेक्स में इसको शामिल ही नहीं किया गया, तो इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल जो है वो इसकी सेल्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। सो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी पिछले साल एक होशियारी कर ली कि उन्होंने इंडिया का 950 MEP देख के अपना MEP का लेवल नीचे $700 कर दिया और उनका ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट हुआ। नहीं तो इंडिया के सामने उनका माल कभी भी पूरा बराबरी पे नहीं बिकता था। वो एक अच्छे कंपटीटर बनते जा रहे हैं। दूसरा, इंडिया के सीड वो यूज कर रहे हैं और एरिया अंडर कल्टीवेशन पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है। बासमती के उन्हीं वैरायटीज का जो इंडिया ने इन्वेंट करी, प्रोड्यूस करी, वो सीड वहां चोरी से चला गया है। और वो सो विजय जी, जैसे आपने कहा पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ और इंडिया में हम वो राइट प्लेस पे हैं जहां पर सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा देनी चाहिए, और ये बात होते होते भी 2 महीने हो गए हैं। अब तो 2 हफ्ते में फसल भी यहां पर आ जाएगी। आपको क्या लगता है किस तरह की कॉन्वर्सेशन है, सरकार को कितनी जल्दी यहां कदम उठाना चाहिए? देखिए, हमें तो उम्मीद थी कि सरकार इसको, क्योंकि सरकार का काम है ट्रेड की बात को समझना सुनना, क्योंकि ट्रेड किसानों को भी रिप्रेजेंट करती है, सारे इंडिया की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। गवर्नमेंट के अंदर क्या कंपल्शंस हैं वो मैं समझता हूँ कि वो खुद एनालिसिस कर रहे हैं कि जितना चावल इनके पास नॉन बासमती का पड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इनको हर बार गवर्नमेंट के वेयर हाउस से ही स्टॉक बेचना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की 100% नॉन बासमती परचेज करना, क्योंकि जो सुपीरियर वैरायटीज आपने छोड़ी हुई हैं वो आम आदमी के लिए नहीं है, वो उनकी कॉस्ट, उनकी पॉकेट से महंगी है। और जो चावल सबसे सस्ता है उसका 100% गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट से प्रोक्योरमेंट कर रही है कि MSP के नाम से जैसे भी वो प्रोक्योरमेंट हो रही है, वो पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। पहले सरकार की पॉलिसी होती थी कि 75% गवर्नमेंट चावल खुद खरीदेगी, 25% राइस ट्रेडर्स ओपन मार्केट में खुद अपना बिजनेस करें। लेकिन धीरे धीरे ये सारा चावल गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज में जाने से क्वालिटी भी खराब होती है। देखिए, भारत राइस बनाने के लिए सारे चावल को रिकंडीशन करके दोबारा उसको बेचा गया, तो इसका मतलब जो चावल 2-3 साल पहले से पड़ा है तो उसमें क्वालिटी डिटेरियोरेशन आता है। गवर्नमेंट को जायज स्टॉक अपने पास रखना चाहिए, बाकी राइस को फ्री मार्केट में छोड़ना चाहिए। अगर कोई एक्सपोर्ट, अगर हमारे देश में प्राइसेस बढ़ते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू कंट्रोल द प्राइसेस, और गवर्नमेंट समय समय पे वो कंट्रोल्स करती भी रही है। बस इम्पोर्टेंट यही है कि उन कंट्रोल्स को अब हटाने का समय है। एक तो ये क्योंकि प्राइसेस नीचे आ गए हैं, और दूसरा जिस तरह से इंडस्ट्री की सिचुएशन है एज ऑफ नाउ, और जिस तरह का स्टॉक यहाँ पर सरकार के पास है, जैसे विजय जी ने कहा कि ये स्टेप्स बहुत जल्दी यहाँ पर लिए भी जाने चाहिए। विजय जी, बहुत शुक्रिया यहाँ पर समय निकालने के लिए। थोड़े से समय की कमी है, लेकिन आपका पॉइंट यहाँ पर वैलिड है कि बासमती इन्फ्लेशन का पॉइंट भी नहीं है, और जिस तरह से बावा में गिरावट है, जिस तरह का स्टॉक है, सरकार को बहुत जल्दी
यहाँ पर स्टेप लेना भी चाहिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। न्यूज़ और चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी। हम लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ पर। आप बने रहिए हमारे साथ।